आप देख रहे हैं सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। इन दिनों एक अलग तरीके का फैशन चल गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों पर टिप्पणी कीजिए और सुर्खियां बटोरिए। वो फिर चाहे बिहार के चंद्रशेखर हो या फिर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के खेवनहार स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक निंदनीय टिप्पणी की। उस टिप्पणी के बाद पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया है। हर तरफ उसकी मजम्मत हो रही है। कोई एफआईआर दर्ज करा रहा है तो कोई मुखालफत कर रहा है। लेकिन इस बीच में, इस बवंडर के बीच में समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस चुप्पी के मायने क्या है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की क्रोनोलॉजी समझिए। अगर आप इस पूरे उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पूरे करियर को आप देखिए। बहुजन समाज पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे तब वो न सिर्फ जो है एक अलग तरीके की जिसको कहते हैं मनुवादी राजनीति के एक बड़े चेहरे हुआ करते थे। यानी मनुवादी राजनीति जिसको मायावती कहती थी कि जो सवर्णों की राजनीति है वो मनुवादी राजनीति है, लेकिन उसका मुखर विरोध करने वाला सबसे प्रखर चेहरा था स्वामी प्रसाद मौर्य। इस पूरी अगर अंबेडकरवादी सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य को देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग तरीके का किरदार रहे हैं। अपने तमाम विवादास्पद बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले बीएसपी, फिर समाजवाद, फिर बीजेपी में कुछ दिनों तक सरकार में रहे, मंत्री पद लिया। उसके बाद अब आप सोचिए, आज जिन स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस में खोट नजर आ रहा है, जब वो भगवाधारी हो गए थे 4, 4.5 साल, 5 साल के लिए, उस वक्त उन्हें वही राम आदर्श नजर आते थे, वही रामचरितमानस में जो है जीवन दर्शन नजर आता था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में जब हाशिए पर चले गए, जब जो है चुनाव भी हार गए, उनका एक तरह से किसी भी तरीके से उन्होंने एमएलसी बनाकर किस तरह उनकी सियासत को समाजवादी पार्टी ने बचाया। उस वक्त उन्होंने एक बयान दे दिया कि रामचरितमानस में जो बैकवर्ड हैं, जो शूद्र हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको लेकर के निंदनीय टिप्पणी की गई है। रामचरितमानस जातीय विभेद को दर्शाता है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे ग्रंथ को फेंक देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ रामचरितमानस जीवन दर्शन है, जीवन का आदर्श है। मनोज पांडे कहते हैं, जो मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि रामचरितमानस जीवन का दर्शन है, जीवन जीने का सलीका है, राज करने की पद्धति है। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उसे बैन कर देना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। तमाम प्रवक्ता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य उस ओबीसी और दलित सियासत का कोई एक नया पैमाना गढ़ रहे हैं क्या ये कोई पायलट प्रोजेक्ट है क्या समाजवादी पार्टी का? लगातार अब इस मैं बार बार जो क्रोनोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको समझने की जरूरत है। बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि वो एकला चलेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी एक बड़ा थर्ड फ्रंट बना करके, वो फिर चाहे केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, बिहार की पॉलिटिक्स में आरजेडी चूंकि एक नेचुरल एक तरह से पार्टनर के तरीके से जो है, क्योंकि चाहे वो जातीय सियासत की बात करें या फिर रिश्तेदारी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के आरजेडी बेहद क्लोज है। एक तरफ आरजेडी के कोटे से आने वाले चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, वो रामचरितमानस पर बयान देते हैं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं। क्या इन दोनों बयानों का कोई कनेक्शन है क्या? उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस तरह चुप्पी साध रखी है। क्या इसके जरिए अखिलेश यादव उस बड़े, आप देखिए, आप इस पूरे इंसिडेंट को समझिए। मैं बार बार आपको कुछ लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं।
जातीय जनगणना को लेकर के अखिलेश यादव लगातार हमला कर रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत हो गई। अनुसूचित जाति का कोटा पहले से निर्धारित है, उसकी संख्या की बात ही नहीं चूंकि जनगणना के दौरान आती है। ओबीसी तबके की जनगणना को लेकर के रार चल रही है। इस बीच में रामचरितमानस आ जाती है, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। इस बीच में समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पूरे विवादित बयान के बावजूद चुप्पी साध करके बैठी है। तो क्या अखिलेश यादव ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखना है कि उस तबके में, अनुसूचित जाति के उस बड़े तबके में, एक बड़ा वोट बैंक है, उस तबके में इस बयान का क्या रिएक्शन है? क्या इसको लेकर कुछ समर्थन नजर आ रहा है क्या? जिस तरीके से पिछड़ों और शूद्रों को टारगेट करते हुए रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों का उदाहरण देकर के बताने की कोशिश की गई है कि दरअसल वो ब्राह्मण युक्त मानसिकता से ग्रसित थी रामचरितमानस, और उसमें पिछड़ों और शूद्रों के लिए जो है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अनर्गल प्रलाप किया गया है। इसके जरिए क्या उस बड़े तबके, उस ओबीसी और उस अनुसूचित जाति के उस तबके को, जो 2014 के बाद उस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने उसे अपने पाले में करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जिसको कहा गया था, बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, कि अति पिछड़ा और अति दलित, यानी गैर जाटो दलित और गैर यादव पिछड़े को अपने वोट बैंक में बीजेपी ने शामिल करके जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, उसने बीएसपी की सियासत को खत्म कर दिया, उसने समाजवादी पार्टी की सियासत को हाशिए पर ले आए। अब अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं उस बड़े तबके को टारगेट करने की, इसीलिए बार बार जाति जनगणना की बात की जाती है, इसीलिए बार बार उस अनुसूचित जाति के बड़े तबके को जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही। तमाम अंबेडकरवादी नेताओं को समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल करा करके अखिलेश यादव ने वो मैसेज दिया भी था। सबको मालूम है कि मायावती उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इरेलेवेंट होती जा रही हैं, लगातार उनका जनाधार गिरता जा रहा है, और जो जनाधार खिसक रहा है वो जा कहां रहा है? वो जा रहा है बीजेपी के पास। और रामचरितमानस को टारगेट करके क्या समाजवादी पार्टी उस पिछड़े और अनुसूचित जाति के उस बड़े तबके को समाजवादी पार्टी के खेमे में लाने की कवायद कर रही है क्या? और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव उस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना जो राजनीतिक आधार है वो कुछ नहीं है, ना तो वो मौर्य बिरादरी में इतने रेलेवेंट हैं, अपने क्षेत्र से ही वो चुनाव हार गए, पॉलिटिकली इरिलेवेंट हो गए हैं। तो कम से कम उनको लाइमलाइट में आने के लिए उनको चाहिए था कि वो किस तरह एक अचानक मीडिया के कैमरों की उस पे फोकस पे आए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बयान दे दिया। लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि ये बयान यूं ही दिया गया है, जातीय जनगणना से शुरू हुआ बयान, बागेश्वर धाम पर दिया गया बयान, और उसके ठीक बाद रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी, इन सब के अपने एक पॉलिटिकल मायने हैं। दो वजह हो सकती है। एक ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे को सामने रख करके समाजवादी पार्टी 2024 के लिए उस ओबीसी और अनुसूचित जाति के उस बड़े तबके को टारगेट करने में लगी है, जिसको रामचरितमानस में उस ब्राह्मण विरोधी मानसिकता या ब्राह्मणों का उत्पीड़न, ब्राह्मणों ने किस तरीके से जाति व्यवस्था को जटिल बनाते हुए पिछड़ों और शूद्रों के साथ भेदभाव किया, ये बता करके वो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स को करने के लिए समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को जो है क्या वीपेंस के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये एक बड़ा सवाल है। अन्यथा इतने बड़े मुद्दे को लेकर के अब आप समझिए, मनोज पांडे का बयान तत्काल आ जाता है। मनोज पांडे को आप समाजवादी पार्टी का बयान ना मान करके ब्राह्मण वोट बैंक की अगर बात करें, क्योंकि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे दोनों एक ही विधानसभा से दावेदारी करते हैं और दोनों के बीच में अदावत जग जाहिर है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, मनोज पांडे ने काउंटर किया, लेकिन उस काउंटर में उन्होंने रामचरितमानस के दर्शन को तो बताया, लेकिन यह नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सही था या गलत था। समाजवादी पार्टी ने उसमें चुप्पी साध रखी। तो जाहिर तौर पर रामचरितमानस पर निशाना साध करके समाजवादी पार्टी एक तीर से कई निशाने साध रही है। रामचरितमानस पर निशाना साध करके कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश है,
रामचरितमानस पर निशाना साध करके ये बताने की कोशिश है कि वो कैसे पिछड़ों और दलितों की हिमायती है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन शुरुआत से हुआ वो उसके साथ खड़ी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक दूर की कौड़ी है, एक दूर की सोच है। और मुझे लगता है सियासत में कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, जंग और प्यार में, राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। ये अपने आप में बेहद अहम है। इसके लिए आपको धर्म के खिलाफ, अगर एक वक्त मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम कहलाए तो वो भी उनकी सियासत का एक हिस्सा था। राम भक्तों पर गोली चलाना वो भी उनकी एक सियासत का एक हिस्सा था। तो मुलायम सिंह यादव राम विरोधी, उसके स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर ये दाग आपको राजनीतिक फायदा पहुंचा रहे तो दाग अच्छे हैं। तो इस वक्त अखिलेश यादव इस पूरी जातीय सियासत में उन्होंने रामचरितमानस के जरिए एक बड़ा पैतरा खेल दिया है, एक बड़ा पासा फेंक दिया है, और वो उसकी तासीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं एक थर्मामीटर लगा देना, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगा दे, विरोध कितना होता है, समर्थन कितना मिलता है, इस विरोध और समर्थन के बीच में कहां पार्टी का फायदा और कहां नुकसान है, इसको भांपने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और इसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो पूरा बयान आता है, तो जाहिर तौर पर यह बयान सोची समझी सियासत का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी का एक खेमा ये मानता है कि इससे राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, लेकिन दूसरा अंबेडकरवादी खेमा कहता है कि अगर आपको बीजेपी को परास्त करना है तो आपको उससे कुछ अलहदा सोचना होगा, उससे कुछ अलग आपको वो रणनीति अख्तियार करनी होगी। क्योंकि बीजेपी के पास ब्राह्मण वोट बैंक है, बीजेपी के पास पिछड़ों का वोट बैंक है, बीजेपी के पास मायावती से टूटा हुआ वो दलित अनुसूचित जाति का वोट बैंक है। अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको इस वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी, और वो तबका है जो मनुवादी विचारधारा के विरोध में खड़ा हो रहा है, जो रामचरितमानस में शूद्रों और जो है पिछड़ों को कहीं ना कहीं उनके साथ सिंपैथाइज होकर उनके साथ खड़ा हो रहा है। तो उस तबके को बटोरने की कोशिश है। एक दूसरे लोग ये भी कहते हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी खेमे से वापस अपने घर वापसी की बाट जो हो रहे हैं, क्या वो मायावती के लाइन पर आगे चलते नजर आ रहे हैं? क्या वो इस बयान के जरिए वो मायावती के उस पुराने जो साथ में चलकर जो उन्होंने सियासत किया, जिस लाइन पर मायावती के साथ चले थे, उस लाइन को दोबारा जीवंत बनाने में लगे हैं? तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। मायावती भी लगातार कोशिश कर रही है कि वो तमाम बीएसपी के पुराने नेता उनको एक बार फिर अपने साथ लेकर के बीएसपी को पुनर्जीवित करें, लगातार मेहनत कर रही हैं। इस बीच में दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि मायावती लगातार हाशिए में है और 2024 तक उनका रिवाइवल होगा या नहीं होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी की सबसे बड़ी और प्रबल कॉम्पिटिटर होने जा रही है, ये तय है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से कोई अलग राह अख्तियार करेंगे, लेकिन हां, समाजवादी पार्टी के लिए एक खास वोट बैंक को जुटाने के लिए रामचरितमानस में सोच समझ करके टारगेट किया गया है। और ये अपने आप में जिस थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, जिस थर्ड फ्रंट में केजरीवाल हैं, जिस थर्ड फ्रंट में केसीआर हैं, जिस थर्ड फ्रंट में जो है अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर नीतीश से अलग होती है तो आरजेडी भी कल भविष्य में शामिल हो सकती है। यानी ये पूरी वही लाइन है। यानी मोदी के खिलाफ खड़ा होने के लिए अब रामचरितमानस, एक तरफ राम होंगे, दूसरी तरफ रामचरितमानस के जो पीड़ित पात्र हैं वो होंगे, यानी लड़ाई राम के इर्द गिर्द होगी। अब राम किसके साथ होंगे और तुलसी किसका साथ देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सियासत में धर्म और धर्म की सियासत एक दूसरे से अलग नहीं है। ये बयान भी कुछ इसी तरह देखा जाना चाहिए। नमस्कार।